हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट में। ये मॉक टेस्ट है आपका 5वीं मॉक टेस्ट है और एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो टाइमिंग आपको पता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है, डेली बताई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन मॉडल में 10 बैंक सखी की भूमिका सबसे सटीक वर्णन क्या है। जो बैंक सखी की भूमिका का सबसे सटीक वर्णन क्या है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट जवाब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि वह सेल्फ हेल्प सदस्य जो समूह के बही खाते का रिकॉर्ड रखती है। दूसरा, वह सेल्फ हेल्प सदस्य जिसे बैंक द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन भर सके। चौथा है, वह सेल्फ हेल्प सदस्य जो केवल बैंक अधिकारियों के साथ CLF की बैठकें आयोजित करती है। और चौथा कह रहा है कि वह सेल्फ हेल्प सदस्य जो बिजनेस कॉरपोरेशन यानी BC के रूप में कार्य करती है और माइक्रो ATM बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके एक गांव के वित्तीय लेन देन, जमा, निकासी, DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि बैंक सखी की इसमें सबसे सटीक भूमिका का वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने इसका जवाब दे दिया होगा। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट जवाब है। ठीक है, वह सेल्फ हेल्प सदस्य जो बिजनेस कॉरपोरेशन के रूप में कार्य करती है और माइक्रो ATM या बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करके गांव में जो वित्तीय लेन देन जैसे जमा, निकासी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य, ठीक है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसका उद्देश्य कोर नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण बस्तियों को जोड़ना है। इस कोर नेटवर्क का सबसे सटीक वर्णन क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कि सबसे सटीक इसका वर्णन कौन कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल राष्ट्रीय राजमार्गों की और राजमार्गों का नेटवर्क देना, यानी केवल राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों का एक नेटवर्क है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़े गांवों और बाजारों को जोड़ने वाले सड़कों का एक नेटवर्क है। तीसरा कह रहा है कि उन सभी पात्र बस्तियों में शुरू होने वाली सड़कों का एक नेटवर्क है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक केंद्रों तक पहुंच प्रदान करती है। चौथा है उन सभी सड़कों का एक नेटवर्क है जो 500 से अधिक आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने का काम करती है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट जवाब होगा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोर नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण बस्तियों को जोड़ने का काम करता है और उसका सबसे सटीक वर्णन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इसका राइट जवाब होगा। उन सभी पात्र बस्तियों में शुरू होने वाली सड़कों का एक नेटवर्क जो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक केंद्रों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जवाहर समृद्धि योजना यानी JGSY जिसे बाद में संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना को मिलाकर कर दिया गया था, किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। वर्ष 1995 में किया गया था, या वर्ष 1997 में किया गया था, वर्ष 1999 में किया गया था, या वर्ष 2001 में किया गया था। तो अब आपको बताना है कि किस में किया गया था। तो इसका उत्तर जल्दी से दीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1999 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। इससे वर्ष 1999 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे आप एक और जवाब दे सकते हैं कि इससे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार में कब मिलाया गया। ठीक है, यानी इसको मर्ज कब किया गया था, ये आपको कॉमेंट में बताना है। ठीक है, तो इसका जो जवाब मैंने अभी आपको पूछा उसका जवाब आपको कॉमेंट में ज़रूर देना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायतों के लिए योजना बनाने की जिम्मेदारी संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत कितने कार्यात्मक विषयों यानी फंक्शनल आइटम्स में निहित है। तो ये जो विषय दिए गए हैं, आपको पता है कि जो 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित है और उसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत क्या किया गया था, संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसमें कितने विषय हैं ये पूछ रहा है। तो 18 विषय हैं, 29 विषय हैं, 24 विषय हैं या 11 विषय हैं।
तो आपको पता है कि अगर क्लासेस आपने अच्छे से किया है तो आपको पता होगा कि इसमें जो विषय होते थे वो विषय हैं 29 विषय हैं, ठीक है। 11वीं अनुसूची है। आपको पता है कि संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं फिलहाल में, और उसमें से 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं जो अनुसूची होती है वह नगर पंचायत यानी नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। और इसमें विषय कितने हैं? 11वीं अनुसूची में जो विषय हैं संविधान के तहत पंचायतों के लिए वो कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंसोर्शियम मॉडल का उपयोग क्यों किया जाता है? एक मॉडल है इसमें कंसोर्शियम का, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। ये जो मॉडल आपको पढ़ाया नहीं गया, हालांकि एक मॉडल होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका जो वाइड चैप्टर जो होते हैं बहुत वाइड रेंज के हैं, तो हालांकि जो चीज़ें एक दो अगर आ जा रही हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि प्रश्न बन जाए, तो जो चीज़ें हैं उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो ये आप बस मॉडल को ध्यान रखिएगा कि कंसोर्शियम जो मॉडल है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन पहला कह रहा है कि केवल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भंग करने के लिए किया जाता है, या कई वीओज या क्लस्टर लेवल फेडरेशन को एक बड़े कानूनी इकाई के तहत एकजुटान करना, या जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश, खरीदारी और बाजारों के साथ सीधे सौदे की शक्ति मिले। तीसरा कह रहा है कि केवल एक ही प्रकार की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, और चौथा है केवल सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें राइट जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। कंसोर्शियम जो मॉडल है इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो कई वीओज या क्लस्टर लेवल फेडरेशन को एक बड़े कानूनी इकाई के तहत एकजुट करना, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय निवेश, खरीदारी और बड़े बाजार के साथ सीधे सौदेबाजी करने की शक्ति मिली, ठीक है। और तो शायद मुझे लगता है इसको पढ़ाया गया है, मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपनी नोट्स में कि क्या इसको कराया गया है या नहीं कराया। मुझे तो लग रहा है कि कराया गया था इसको, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय साक्षरता में पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच अंतर क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच अंतर क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि राजस्व व्यय हमेशा पूंजीगत व्यय से अधिक होता है। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत व्यय भविष्य में आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति जैसे मशीनरी बनाता है, जबकि राजस्व व्यय दैनिक परिचालन लागत जैसे वेतन है, यह अंत दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तीसरा आपके पास ऑप्शन कह रहा है कि पूंजीगत व्यय कर मुक्त होता है, जबकि राजस्व व्यय नहीं होता है, यानी उस पर टैक्स नहीं लगता है। एक पे कह रहा है कि टैक्स लगता है, दूसरे पे कह रहा है कि टैक्स नहीं लगता है। तीसरा कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को केवल पूंजीगत व्यय करने की अनुमति है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर इन दोनों में करना क्यों महत्वपूर्ण है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। जो पूंजीगत व्यय होता है भविष्य में आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति जैसे मशीनरी आपने खरीदा, या कोई जो जैसे पूंजी कहीं इन्वेस्ट किया, जैसे आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया जहाँ से पैसे आने की संभावना यानी फिर से पूंजी बनने की संभावना होती है, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया वो होता है। वही जो राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये खर्चे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी को आप वेतन दे रहे हैं तो ये उस उद्योग का खर्चा है, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए आप किसी को सैलरी पेड करते हैं तो वो आपका वेतन जो होता है, या जो मान लीजिए कोई सी मशीनरी में जो टूट फूट हुई वगैरह जो होते हैं, या किस जैसे माल वगैरह को यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जो लागत लगती है ये क्या खर्चे में काउंट होते हैं, ठीक है। वही मशीनरी वगैरह अगर आप कोई मशीन वगैरह खरीद रहे हैं, कोई पूंजी जैसे कोई ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ पे अगर कुछ बनवाना है कंपनी वगैरह, तो वो क्या होती है पूंजीगत व्यय के तहत आती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिला सदस्यों को बीमा कवर की निरंतरता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या निभानी होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिला की बात करें और जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें। तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि बैंकों को प्रत्येक 100% बीमा दावा प्रस्तुत करना है। दूसरा है प्रत्येक वर्ष प्रीमियम राशि को अपने बैंक खाते में बनाए रखना और ऑटो डेबिट की सहमति देना। तीसरा कह रहा है कि समूह की बैठकों में अनिवार्य रूप से 100% उपस्थिति दर्ज करना। और चौथा कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना है कि उनकी आय गरीबी रेखा से ऊपर रहे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ज्योति बीमा योजना की बात कर रहे हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को जो बीमा कवर
किया जाता है। यानी अगर आप कोई बीमा, मान लीजिए कोई भी बीमा आप खरीदते हैं यानी बीमा करवाते हैं, तो आपको क्या उसमें करना पड़ता है, क्या जिम्मेदारी आपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी होता है, प्रत्येक वर्ष प्रीमियम की राशि को बैंक खाते में रखना और ऑटो डेबिट की सहमति देना। आपको पता है कि जो प्रीमियम्स होते हैं, मंथली प्रीमियम ये होता है और ईयरली भी होता है। तो जैसे आपका मंथली प्रीमियम है तो आपके पास बैंक खाते में पैसा होना चाहिए, उतना जो प्रीमियम भरने के जो उतना पैसा चाहिए उतना होना चाहिए। तो वो क्या करता है कि बैंक स्वतः ही डेबिट कर लेता है उसमें, ठीक है। जो प्रीमियम कंपनी होती है वो स्वतः ही आपके बैंक खाते से पैसा डेबिट कर लेती है, यानी अपना प्रीमियम ले लेती हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी होती है कि वो पैसा है जो अपने बैंक अकाउंट में बनाए रखे, और उसके साथ ही साथ ऑटो डेबिट की सहमति भी देना पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुशल युवा कार्यक्रम यानी केवाईपी के तहत युवाओं को 3 प्रमुख कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षण किया जाता है। इन तीनों क्षेत्रों का सबसे सटीक संयोजन कौन सा है। तो यहाँ पे केवाईपी की बात हो रही है, केवाईपी को हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि उन्नत IT प्रशिक्षण, डिजिटल मार्केटिंग और औद्योगिक मशीनरी का संचालन। दूसरा कह रहा है कि बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता, भाषा और संचार कौशल जैसे हिंदी या अंग्रेजी और व्यवहारिक कौशल यानी सॉफ्ट स्किल। तीसरा कह रहा है केवल इंग्लिश स्पीकिंग और गणितीय योग्यता होनी चाहिए। और चौथा है केवल सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और जनरल नॉलेज होता है। तो आपको पता है जो केवाईपी जो कराया जाता है 240 घंटे का जो इसका प्रोग्राम होता है, उसको अन्य 2-3 भागों में डिवाइड करके हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती है। उसमें क्या पढ़ाया जाता है, तो बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता जिसमें MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। उसके साथ ही साथ संचार कौशल के लिए हिंदी और अंग्रेजी की जो व्यवहारिक भाषा होती है, जैसे आप कम से कम बोल पाएँ या लिख पाएँ, ये सारी चीज़ें, और व्यवहारिक कौशल यानी सॉफ्ट स्किल जो है उसमें कराया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना कह रहा है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के निर्माण के लिए 60 और 40 के अनुपात में राज्य का हिस्सा प्रदान करना। ये क्वेश्चन शायद कल की या परसों की क्लास में हो गया है, ओके कोई बात नहीं, फिर से आ गया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मानदंडों के तहत आवास लाभ से वंचित रहे BPL परिवारों को राज्य के फंड में आवास सहायता प्रदान करके अंतर को भरना। तीसरा कह रहा है कि बिहार में शहरी क्षेत्रों के लिए नए आवासों का निर्माण करना। और चौथा कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल उच्च आय वर्ग के लिए लग्जरियस आवासों का निर्माण करना होता है। तो आपको पता है कि इसका राइट जवाब क्या है, कल की या परसों की क्लास में भी आपने इस प्रश्न को किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। इसमें क्या किया जाता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मानदंडों के तहत आवास लाभ से जो वंचित रह गए BPL परिवार है, उनको क्या किया जाता है, राज्य की तरफ से यानी मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तरफ से उनको फंड प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। और अंतिम प्रश्न है ये आपका, कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 यानी ग्राम पंचायतों के गठन के तहत देता है। दूसरा अनुच्छेद 38 कृषि और पशुपालन के तहत देता है, 48 है। और अनुच्छेद 41 यानी काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता के लिए देता है। तो ये जो सारे आपके आर्टिकल्स हैं, ये जो अनुच्छेद दिया हुआ है, ये आपके DPSP के पार्ट होते हैं। आपको पता है कि आर्टिकल 36 से लेकर 50 तक जो है आपका DPSP होता है, ठीक है। 50 या 51 होता है शायद, 51A, ये तो आपके मौलिक कर्तव्य हैं। 51 तक जाता है शायद, 50 या 51 तक जाता है, 51 तक शायद जाता है इसका। तो ये आपके अनुच्छेद होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका 41 होगा, 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार जो अनुच्छेद 41 में दिया गया है। और ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराएं, ठीक है। जो उसके नागरिक होते हैं उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराएं, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो ये DPSP का आपका पार्ट होती है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये आपके 10 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि आपने 10 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न गलत हुए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि आपकी
आपको शायद पता भी होगा कि रीजनिंग की क्लासेस आपकी चल रही हैं, शाम को 7 बजे रीजनिंग की क्लास आपकी होती है। इसके साथ ही साथ जो करंट अफेयर की क्लासेस हैं आपके लिए स्टार्ट कर दी गई हैं। सुबह 6:30 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास भी होती है। तो आपकी जो करंट अफेयर्स में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वही सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर की जा रही हैं, तो आप करंट अफेयर्स की क्लास को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और मैथ की जो डिमांड है उसको जल्दी जो है मैथ की क्लास भी लेके आई जाएगी। हालांकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये है कि जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर नहीं है, यानी ये मान के चलना पड़ रहा है कि ये फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के रखे जाएँ ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं कुछ और पढ़ाऊँ और एग्ज़ाम में कुछ और आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग टाइप के क्या होते हैं बनाए जाते हैं, यानी जो पेपर शटर होता है वो हर एग्ज़ाम के लिए, भले ही जैसे मान लीजिए आपका दिया जो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो पूछने का जो तरीका होता है ना वो चेंज हो जाता है। हर एग्ज़ाम में अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, हर एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग लेवल के जो है मैथ के क्वेश्चन सेट होते हैं। तो इसका जो है इसमें दिक्कत ये हो गई कि इसका जो सारा सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है इस बार, जो बिहार जीविका का पीछे का सिलेबस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो अब मैथ्स के क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, कैसे रखा जाए, ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा क्लास लेट हुई है, ठीक है। हालांकि कोशिश की जाएगी कि कुछ रास्ता उसका निकाल कर जल्दी से क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।